हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए जो है टीजीटी पीजीटी का ही मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर मतलब क्लास 16 है ये। और आज के जो क्लास में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और 125 क्वेश्चन से जो है हम लोग 500 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन पे जब फुल डिस्कशन हम लोग करेंगे तो 500 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्लास जो आप लोगों को जो रात के 9 बजे मिलते हैं, ठीक है। मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे, ध्यान रखिएगा। और मंडे टू सैटरडे हर रोज हम लोग 125 क्वेश्चन लेके आते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो एग्जाम मतलब जो क्लास है मतलब कला के जैसे टीजीटी पीजीटी के साथ में जितने भी कला से संबंधित एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जो अपन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप जुड़ सकते हो। और रोज मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट भी दिया जाता है, ठीक है, शाम के 4 से 6 बजे। तो काफी लोग ये टेस्ट लगाते हैं, आप भी आइए लगाइए, ठीक है। और 4 से 6 बजे मतलब 2 घंटे के लिए ओपन होता है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट भी हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ जो है हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी का पेड टेस्ट भी है, ठीक है। पेड टेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग को ये भी ऑनलाइन टेस्ट है और 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपको। और इसमें जो है 16,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो 13,200 की जगह 16,000 प्लस 16,500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल टेस्ट ऑफ नंबर जो है 130 टेस्ट पेपर है इसमें। 50 टॉपिक वाइज है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 55 मॉडल पेपर है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 ओल्डियर पेपर है और 14 ग्राफिक पेपर है। टोटल टेस्ट सेट जो है आपके 130 हो जाते हैं। और प्राइस भी बहुत कम रखा गया, 439 रुपया ही है, ध्यान रखिएगा। यूपी पीजीटी का और यूपी पीजीटी का भी टेस्ट पेपर ही है। इसमें जो है आप लोग को जो है कि इसमें जो है कि ये भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ है। इसमें भी 16,000 प्लस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, 16,000 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसमें भी 130 टेस्ट पेपर है। बस टीजीटी और पीजीटी में बस इतना अंतर है क्या कि टीजीटी में और पीजीटी के दोनों का मॉडल पेपर का अंतर है, ठीक है, ज्यादातर, क्योंकि दोनों का मॉडल पेपर अलग है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर ही एक साथ, ये भी जो है जितने भी ऑल इंडिया जो टेस्ट पेपर हुए हैं अभी तक मॉडल पे मतलब एग्जाम हुए सबका यहाँ पे आपको पेपर मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ में मॉडल पेपर भी दिया जा रहा है। टोटल टेस्ट जो 350 है। और इसमें क्या क्या और क्वेश्चन की बात करते हैं तो 30,500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर भी मिलेंगे इसमें। उसके बाद ओल्ड ईयर ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। और प्राइस जो है 799 रुपये है। डीएसएसबी टीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपको। इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन है। इसमें भी जो है 124 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक वाइज है, 50 मॉडल पेपर, 11 बैक पेपर, 14 ग्राफिक कला है। टोटल 124 है। इसकी भी प्राइस 439 रुपया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो आज के भी क्लास में हम लोग 125 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रोज करते हैं 125 क्वेश्चन और 125 क्वेश्चन के जो है 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। और रोज जो है ये क्लास आपको रात के 9 बजे मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके, मध्यकाल में चित्रकला का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। मध्यकाल में जो है चित्रकला का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता है, क्या हो जाएगा? मलवा, मांडू, गुजरात, जौनपुर। तो क्या हो जाएगा? तो मध्यकला में चित्रकला के सबसे प्रमुख केंद्र याद रखिए, क्या हो जाएगा? मलवा, मंडू या मांडू याद रखिएगा, ठीक है। मध्यकाल में जो है चित्रकला के सबसे प्रमुख केंद्र मांडू। मांडू कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा मांडू जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नुजुम उल उलूम ग्रंथ का संबंध निम्न में से किस विधा से है? जो ये ग्रंथ है नुजुम उल उलूम, ये ग्रंथ जो है ग्रंथ का संबंध निम्न में से किस विधा से है? पाक शास्त्र से, खगोल शास्त्र से, चिकित्सा से, राग रागनियों से है। तो नुजुम उल उलूम, और ये कहाँ पे संग्रहित है ये भी बता दीजिए। ये संग्रहित तो डबलिन में है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन में है, ठीक है। लेकिन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाए नुजुम उलूम, और किस शैली से संबंधित है? दक्षिणी शैली की है ये ग्रंथ, दक्षिणी शैली के हैं, ठीक है। और दक्षिणी शैली में किससे है आप लोग कमेंट करिए।
तो ये नुजुम उलूम जो है आपके खगोल शास्त्र है, याद रखिए क्या हो जाएगा, खगोल शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थानी कलम को प्रांतीय चित्रकला नाम निम्न में से किस विद्वान ने दिया था? जो राजस्थानी कला जो है आपके 16 से 19वीं शताब्दी चली थी, राजस्थान में चली थी, ठीक है। और तो राजस्थानी कलम को प्रांतीय चित्रकला नाम निम्न में से किस विद्वान ने दिया था? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, जादूनाथ सरकार और आचार्य महोदय। तो राजस्थानी कलम को प्रांतीय चित्रकला किसने कहा था? तो याद रखिएगा, राजस्थानी चित्रकला को प्रांतीय कला जो है जादूनाथ सरकार, याद रखिएगा। कौन बोला था? जादूनाथ सरकार। अनंत कुमार स्वामी श्रीलंका के हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं, याद रखिएगा, श्रीलंका के हैं। और जन्म 1877 में इनका हुआ था। राय कृष्णदास जो है, इनका जन्म 1892 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और ये चारों लोग जो है लेखक और कला समीक्षक हैं। लेकिन राजस्थान के प्रांतीय चित्रकला जादूनाथ सरकार को कहा जाता है। इब्राहिम खान मोहम्मद तजाली नमक कलाकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? ये कलाकार बताना आपको, इब्राहिम खान मोहम्मद तजाली नमक कलाकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? मुगल शैली, कंपनी शैली, दक्षिणी शैली, अफगान शैली, क्या हो जाएगा? तो इब्राहिम मोहम्मद तजाली नमक कलाकार याद रखिए किस शैली से है? तो दक्षिणी शैली, याद रखिएगा। किस शैली से संबंधित है? तो दक्षिणी शैली से संबंधित है। दक्षिणी शैली जो है कहाँ चली थी? दक्षिणी शैली से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी शैली से संबंधित है। दक्षिणी शैली कब चली थी? 16 से 19वीं शताब्दी तक चली थी। अफगान शैली जो 11 से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक चली थी। कंपनी शैली 18 में प्रारंभ हुई थी और 19वीं शताब्दी में स्वर्णकाल हुई थी, ध्यान रखिएगा। मुगल काल जो है आपके 16 से 19वीं चली थी अभी। तो ये जो है इब्राहिम खान मोहम्मद तजाली नमक कलाकार निम्न से किस शैली से संबंधित दक्षिणी शैली से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि का उद्भव बताना है। ब्राह्मणी लिपि का उद्भव जो है गुप्त वंश में हुआ था, मौर्य वंश में हुआ था, वाकाटक वंश में हुआ था, शुंग वंश में हुआ था। तो ब्राह्मणी लिपि क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मणी लिपि याद रखिएगा मौर्य वंश से संबंधित है ब्राह्मणी लिपि। और मौर्य वंश की टाइमिंग याद रखिएगा 323 से 184 ईसा पूर्व में चला था, ठीक है। गुप्त जो है 275 से स्टार्ट हुआ था और 600 ईस्वी तक चली थी। शुंग जो है जैसे मौर्य खत्म होता है 184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक चली थी। वाकाटक जो है गुप्त के समकालीन है, दक्षिणी भारत में चल रही थी। तो ब्राह्मणी लिपि का उद्भव याद रखिए क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। दक्षिणी शैली में मुख्यतः कितने चश्म चेहरे की अधिकता है? दक्षिणी शैली की बात हो रही है। दक्षिणी शैली जो है 16 से 19वीं शताब्दी तक चली थी और मुख्यतः जो है कितने चश्म चेहरे की अधिकता है? तो दक्षिणी शैली में जो चेहरे बनते थे वो कितने चश्म के बनते थे, ठीक है। तो दक्षिणी में कितने बनते थे? 1.25, 2.25, 1.5, 1। तो याद रखिएगा दक्षिणी शैली में जो एक चश्मे बनते थे, दक्षिणी में भी एक चश्मे बनते थे, मुगल में भी एक बनते थे और पहाड़ी शैली में भी एक चश्मे। 3 शैलियां याद रखिएगा, मुगल, राजस्थानी और दक्षिणी। इन तीनों में एक एक चश्मे के चेहरे बने हैं। 1.25 चश्मे के चेहरे जो याद रखिएगा पाल में बने हैं, पाल शैली और जैन शैली में बने हैं, जैन शैली में बने हैं। 2.25 चश्मे चेहरे जो है ईरानी, याद रखिएगा, ईरानी शैली में बने हैं। 1.5 चश्मे कंपनी में बने हैं, कंपनी शैली में बने हैं, ध्यान रखिएगा। और 1 चश्मे जो है आपके मुगल में बने हैं, मुगल, राजस्थानी और दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली, ठीक है। तो ये सारे चश्म भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि चश्म से क्वेश्चन एक ना किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाएंगे आपको, और आते भी हैं चश्म से चेहरे, ध्यान रखिएगा। 1.25 चश्म चेहरे पाल और जैन याद रखिएगा, 2.25 चश्म चेहरे ईरानी याद रखिएगा, 1.5 चश्म कंपनी और 1 चश्म मुगल, राजस्थानी, दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का पतन किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? तो गोलकुंडा में जो कुतुब शाही वंश जो है किस मुगल शासक के द्वारा पतन किया गया था?
तो ये गोलकुंडा के जो है 1687 ईस्वी में जो है कौन सी मुगल शासक ने गोलकुंडा को समाप्त किया था या पतन किया था? तो 1687 में औरंगजेब, याद रखिएगा। तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश को पतन किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? औरंगजेब ने किए थे। और बीजापुर अहमदनगर का जो है पतन जो है अकबर ने किया था 1601 में किया था। ठीक है, बीजापुर अहमदनगर का जब भी बात आएगी तो अकबर ने किया था, और गोलकुंडा के औरंगजेब किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण दक्षिणी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। संपूर्ण दक्षिणी शैली का जो सबसे श्रेष्ठ चित्र माना जाता है, और सबसे दक्षिणी शैली का प्रथम चित्र माना जाता है। प्रथम चित्र याद रखिएगा मलिक बुरहान की है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, तो दक्षिणी शैली में प्रथम छवि किसकी है? मलिक बुरहान की है। और सर्वश्रेष्ठ चित्र पूछ रहा है कि संपूर्ण दक्षिणी शैली में सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है किसकी? तो याद रखिएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संपूर्ण दक्षिणी शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है इब्राहिम आदिल द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बाल्मीकि और उसकी पत्नी का चित्र, बाल्मीकि और उसकी पत्नी के चित्र किस चित्र शैली में चित्रित प्रमुख रूप से किया गया है? तो बाल्मीकि और उसकी पत्नी का चित्र किस चित्र शैली में चित्रित प्रमुख रूप से किया गया? पाल, अवरंज, दक्षिणी, प्रांतीय, क्या हो जाएगा? तो बाल्मीकि याद रखिएगा, बाल्मीकि और उसकी पत्नी की चित्र अभ्रंश शैली में चित्रित हुई है। अभ्रंश शैली जो है 11 से 15वीं सदी चली थी, गुजरात राजस्थान में चली थी। और बाल्मीकि और उसकी पत्नी का चित्र याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अभ्रंश शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रसिद्ध ग्रंथ गुस्तान, गुस्तान का चित्रण कार्य किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो ये गुस्तान है प्रसिद्ध ग्रंथ, ये दक्षिणी शैली गुस्तान याद रखिएगा, ये गुस्तान ग्रंथ है। और ये आपके चित्रण कार्य किस कलाकार द्वारा किया गया था? कवि सादिक, तैमूर, नादिर शाह, हाजी महमूद। तो गुस्तान का याद रखिए क्या हो जाएगा? हाजी महमूद ने किया था। कौन किया था? हाजी महमूद ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दक्षिण भारत के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली दृष्टिगत होती है? दक्षिण भारत के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य शैली की कौन सी शैली जो दृष्टिगत होती है? नागर शैली, द्राविड़ शैली, बेसर शैली, कलिंग शैली। नागर शैली उत्तर भारत में चली थी, द्रविड़ शैली तमिलनाडु में चली थी, बेसर कर्नाटक में चली थी, कलिंग शैली उड़ीसा में चली थी। तो पूछा क्या, दक्षिण भारत के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य की कौन शैली दृष्टिगत होती है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? द्रविड़ शैली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोककालीन स्तंभ लेखों पर किस देश की कला का प्रभाव दृष्टिगत होती है? जो अशोककालीन स्तंभ की बात हो रही है, अशोककालीन लेखों पर किस देश की कला प्रभाव दृष्टिगत होती है? यूरोपियन प्रभाव है, यूनानी प्रभाव है, ईरानी और पर्शियन प्रभाव है, तो क्या हो जाएगा? तो अशोककालीन स्तंभ लेखों पर जो है किस देश की कला का प्रभाव दृष्टिगत होती है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ईरानी या पर्शियन प्रभाव याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दक्षिणी शैली के अंतर्गत मुसलिपट्टनम प्रसिद्ध डैश था? बंदरगाह है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है, कांच चित्रण का केंद्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्या हो जाएगा? तो ये जो मुसलिपट्टनम है ये दक्षिणी शैली में के अंतर्गत आता है। और ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए? बंदरगाह के लिए फेमस है, इसलिए याद रखिएगा ये बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोक के अभिलेखों के माध्यम से ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है, और इन्होंने यह लेख कब पढ़ा था? जो ब्राह्मणी लिपि है ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, और ब्राह्मणी लिपि जो है इसको खोज कब हुई थी ब्राह्मणी लिपि के? तो याद रखिएगा 1750 में हुआ था। और कौन किया था? कमेंट करिए। तो पैथोदी करके कोई व्यक्ति है, उन्होंने 1750 में खोजा था, लेकिन इसको पढ़ने का श्रेय जो है किसको जाता है? जेम्स
प्रिंसेप को जाता है, और कब जाता है तो याद रखिएगा 1837 में इन्होंने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रामपुरवा अभिलेख स्थित है। रामपुरवा बैल जो है मिली थी एक, वो कहाँ पे रखी गई? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखी गई है। तो रामपुरवा अभिलेख जो है स्थित है कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में है, चंपारण बिहार में है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो रामपुरवा अभिलेख याद रखिएगा चंपारण बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं। जो ग्रीक होते हैं, ठीक है, ग्रीक और अरमाइक लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत व पश्चिमी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में, क्या हो जाएगा? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि याद रखिएगा ये कहाँ पे प्राप्त होते हैं? तो पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं। ग्रीक और अरमाइक लिपि जो है ये पाकिस्तान के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती है, ठीक है। ऐतिहासिक काल की सबसे प्राचीनतम प्रतिमा किसको मानी जाती है? ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, सबसे प्राचीनतम प्रतिमा मानी जाती है नर्तकी की प्रतिमा, परखम यक्ष की प्रतिमा, सारनाथ लाइन कैपिटल, उपयुक्त में से सभी। तो याद रखिएगा परखम यक्ष की प्रतिमा जो है इतिहास काल के जो है, जैसे ऐतिहासिक काल का जो है प्रथम प्रतिमा परखम यक्ष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी को अजात शत्रु की प्रतिमा भी बोला जाता है। परखम यक्ष की प्रतिमा इसलिए उसको बोला जाता है, ये मथुरा से मिला था, परखम यक्ष कोई गांव है वहां से मिला था, लेकिन है अजात शत्रु, ठीक है। ये जो प्रतिमा है अजात शत्रु की प्रतिमा है, लेकिन अजात शत्रु की प्रतिमा को हम परखम यक्ष की प्रतिमा के नाम से भी जानते हैं, और ऐतिहासिक काल से सबसे प्राचीनतम प्रतिमा माना जाता है। लोरिया नंदनगढ़ का शमशान चैत्य के उत्खननकर्ता माने जाते हैं। जो लोरिया नंदनगढ़ जो है उसके शमशान चैत्य का उत्खनन करता माना जाता है सर जॉन मार्शल, डॉक्टर ब्लॉक, कनिंगम, काकबन, क्या हो जाएंगे? तो लोरिया नंदनगढ़ का जो है शमशान चैत्य के उत्खनन करता याद रखिएगा डॉक्टर ब्लॉक हो जाएंगे। और डॉक्टर ये ग्लोरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है? याद रखिएगा बिहार में, चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोपियन वाल प्राप्त होता है। ये जो साइक्लोपियन वाल जो होता है ये प्राप्त होता है लोरिया नंदनगढ़ से। पिपरावा का स्तूप, ये स्तूप में सबसे प्राचीन स्तूप जो है पिपरावा का स्तूप है, जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन स्तूप याद रखिएगा पिपरावा हो जाएगा। तो साइक्लोपियन वाल प्राप्त होता है ग्री ब्रिज के ध्वंसावशेष, याद रखिएगा। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से बुद्ध की अस्थियों पर कुल कितने स्तूपों की रचना हुई है? तो निम्न में से बुद्ध की अस्थियों पर जो है कुल कितने स्तूपों की रचना हुई है? 9, 7, 8, 6। तो बुद्ध की अस्थियों पर जो है याद रखिएगा 8 स्तूप के निर्माण हुआ है, ठीक है। और सबसे प्राचीन स्तूप जो है पिपरावा का है, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, धातु ढलाई विधान की सही क्रम का चयन करें, क्या हो जाएगा? वैक्सिंग, मेकअप, मोल्ड, फायर ऑफ मोल्ड, डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड। तो धातु ढलाई विधान की सही के सही क्रम बताना है आपको, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, पहले हम क्या वैक्सिंग करेंगे, फिर मेकअप मोल्ड करेंगे, फिर फायर ऑफ मोल्ड करेंगे, फिर डिस्ट्रॉय ऑफ मोल्ड, मतलब इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है किस धर्म से रहा है? मौर्य वंश कब से कब तक चला था? 323 से 184 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका संबंध किस धर्म से रहा? तो मौर्य वंश के शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्तूप निर्माण के सही आरोही क्रम का चयन करें। स्तूप निर्माण का सही आरोही क्रम का निर्माण बताना है। सही अवरोही बोल रहा है, आरोही नहीं बोलना है। अवरोही मतलब उल्टा आपको बताना है। तो उल्टा बताना तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए अगर सही पूछता आपसे तो पहले बनाते मेदी, फिर अनभग बनाते हैं, फिर अनमिका, फिर चतुरार्य। लेकिन अवरोही पूछा है, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? ऊपर से आएंगे,
छत्रावली के पहले करेंगे, फिर हर्मिका करेंगे, फिर अंडभाग, फिर मेरी, यानी ये हो जाएगा। अवरोही मतलब उल्टा पूछा है, अवरोही पूछता तो फिर ये हो जाता, तो यहाँ पे उल्टा पूछा है, उल्टा कर लीजिएगा। अशोक के प्रस्तर स्तूप, अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक किस अभिलेख में उल्लेखित है? सारनाथ अभिलेख में, रामपुरवा अभिलेख में, कंकन हली अभिलेख में, टोपड़ा अभिलेख में। टोपड़ा अभिलेख जो है हरियाणा का है, ठीक है। रामपुरवा बिहार का है, सारनाथ सारनाथ का है। क्या हो जाएगा? तो रानियों अशोक याद रखिएगा, यह अभिलेख जो है कंकन हली अभिलेख से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अशोक द्वारा निर्मित रानी के अभिलेख को इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित करवाया था? अशोक द्वारा निर्मित रानी के अभिलेख को इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित करवाया था? तो रानी के अभिलेख जो है यह अशोक द्वारा निर्मित रानी के अभिलेख इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित किया था? फिर फिरोज शाह तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी, अकबर, जहांगीर। तो याद रखिएगा अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले कौन सा वंश चला था? तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले नंद सभी में है, नंद चला था। उसके बाद नंद के बाद मौर्य आया, ठीक है, मौर्य आ गया। फिर उसके बाद मौर्य के बाद शुंग आया, ठीक है, शुंग नहीं है तो शुंग वंश, फिर चालुक्य वंश, यानी चौथा आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्तंभ निर्माण का सही क्रम व्यवस्थित करना है आपको, कि जो स्तंभ होते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, शीर्ष बनते हैं, शीर्ष स्तंभ मतलब शीर्ष होते हैं, फिर उसके बाद चौकी बनते हैं, फिर कंठा, ऐसे करके होते हैं ना। तो सबसे पहले आप शीर्ष ले लीजिए, शीर्ष जिसमें है ही, फिर चौकी बना, फिर कंठा बना, फिर बैठकी बना, यानी आपके सही निर्माण जो है, अशोक स्तंभ जो है ऊपर से नीचे काटा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सही निर्माण जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर अपनी विशेष प्रकार की टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर अपनी विशेष प्रकार की टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग से पूछा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा जगह है जो टेराकोटा के लिए जाना जाता है? तो याद रखिए गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर कर लीजिएगा। मंदिर स्थापत्य का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? मंदिर स्थापत्य का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? शिखर होता है, गर्भगृह होता है, तोरण होता है, प्रवेश द्वार होता है। सबसे मुख्य भाग क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सबसे मुख्य भाग जो है गर्भगृह को बोलते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, ठीक है, जहाँ पे शिव मतलब शिव ये भगवान रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारे के समान मंदिर योजना भारत के किस हिस्से में दर्शित होते हैं? तो सितारे के समान की बात हो रही है, सितारे के समान जो है मंदिर योजना जो है भारत के किस किस हिस्से में दर्शित होती है? केरल है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है। तो सितारे के समान मंदिर याद रखिएगा कर्नाटक में, मतलब बेसर शैली में बने हैं, ठीक है। किसमें बने? कर्नाटक में, बेसर शैली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो दोस्तों ये यूपी टीजीटी आर्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या क्या मिलने वाले हैं? इसमें जो है 13,200 की जगह 16,500 प्लस क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है आपके 116 के जगह पे जो है 130 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं आपको, ठीक है। टॉपिक वाइज जो आपके 50 है, ठीक है, जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन के हैं जो 55 मिलेंगे। 11 ओल्डियर पेपर है, 14 आपके ग्राफिक पेपर ग्राफिक कला से है। टोटल जो आपके 130 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब 130 टेस्ट पेपर हो जाते हैं। और प्राइस भी जो है इसका बहुत कम रखा गया है, 439 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफा निर्माण का विपरीत क्रम बताना है, मतलब उल्टा बताना है। यहाँ पे भी सही क्या होता है? तो पहले सही देख लीजिए, सही क्या होगा। सबसे पहले गुआच काटेंगे, फिर छत काटेंगे सही के लिए, फिर खंबे काटेंगे, फिर दीवार, फिर प्रवेश द्वार। तो विपरीत पूछा है तो विपरीत उठा के लाइए इधर से, कहीं प्रवेश द्वार में लाइए, यहाँ पे प्रवेश आ गया। फिर आप दीवार काटेंगे, फिर खंबे काटेंगे, फिर छत काटेंगे, फिर जो आपके ग्वास काटेंगे, ठीक है। तो सही विपरीत में ये याद रखिएगा,
ठीक है, तो इसका आंसर जो है प्रवेश द्वार, दीवार, खंबे, छत, ग्वाच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम अलंकृत मेहराब द्वार प्राप्त होते हैं। तो सबसे प्राचीनतम अलंकृत मेहराब द्वार प्राप्त होते हैं सुदामा गुफा से, गोपिका गुफा से, लोमस ऋषि गुफा से, ताजमहल से, क्या हो जाएगा? तो सबसे अलंकृत मेहराब याद रखिएगा ये कहाँ पे है, तो ये लोमस ऋषि गुफा हो जाएगा। सबसे प्राचीन की बात हो रही है, सबसे प्राचीन अलंकृत मेहराब द्वार जो लोमस ऋषि गुफा बिहार में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नुकीले मेहराब मुख्य रूप से भारत के किन स्थापत्यों के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो नुकीले मेहराब की बात हो रही है कि नुकीले मेहराब जो है मुख्य रूप से भारत के किन स्थापत्य के अंतर देखने को मिलता है? मस्जिद, मीनार, मंदिर, गुफाएं, क्या हो जाएगा? नुकीले मेहराब याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? मंदिर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपके, मंदिर निर्माण की कलिंग शैली भारत के किस हिस्से में दर्शित होती है? तो कलिंग शैली सभी को पता है, कहाँ पे हो जाएंगे? कलिंग शैली या गंग वंश जो है आपके उड़ीसा में चली थी, तो याद रखिएगा कलिंग शैली मंदिर निर्माण जो है उड़ीसा से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बने स्तूप निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? जो बौद्ध धर्म की बात हो रही है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बने स्तूप जो होता है निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? शारीरिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप, संकल्पित स्तूप, परिभोगिक स्तूप, क्या हो जाएगा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए याद जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बने स्तूप निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो उद्देशिक स्तूप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, फिर से वही आ गया क्या? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निम्न में से किस शासक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था? क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन से शासक जो है अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने भेजा था, ठीक है। कौन हो जाएंगे? अशोक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र राजकुमार फुलझड़ी का आनंद लेते हुए का संग्रह ज्ञात करना है। तो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन सा चित्र है? राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए। इसका संग्रह कहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए किशनगढ़ शैली के चित्र है, और ये कहाँ पे रखी गई? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पश्मीना साले प्रसिद्ध है। पश्मीना साले प्रसिद्ध है कश्मीर में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो पश्मीना साल याद रखिएगा, बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत महंगी भी मिलती है पश्मीना साल। क्या हो जाएगा? कश्मीर याद रखिएगा, पश्मीना साल जो है कश्मीर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक रचनाकार है। गढ़वाल पेंटिंग या गढ़वाल शैली जो है ये कहाँ पे चली थी? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में चली थी। और गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसकी है? फ्यूरा का है, भक्त दर्शन का है, मोलाराम का है, मुकुंदी लाल का, क्या हो जाएगा? तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचनाकार याद रखिए, कौन हो जाएंगे? मुकुंदी लाल याद रखिए, कौन हो जाएंगे? मुकुंदी लाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हिमालयन आर्ट पुस्तक के रचनाकार है। ये पुस्तक हमेशा कई बार पूछे गए हैं। हिमालयन आर्ट जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो हिमालयन आर्ट जो है याद रखिए, क्या हो जाएंगे? आचार्य महोदय हो जाएंगे, जेसी फ्रेंच हो जाएंगे, उकील बंधु हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। तो हिमालयन आर्ट याद रखिए, कौन हो जाएंगे? जेसी फ्रेंच हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है। क्लास तो आप लोग बहुत लोग देख रहे हो, लाइक 100 भी नहीं पूरा हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संसार चंद के दरबारी उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं? संसार चंद के दरबारी उन्हें किस नाम से संबोधित करते हैं? संसार चंद जो है किस शैली के कलाकार हैं? कांगड़ा शैली के हैं, कांगड़ा शैली के हैं, ठीक है। और संसार चंद के दरबारी जो उन्हें किस नाम से संबोधित करते थे? याद रखिएगा, लाहौर प्रापात याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा का मुख्य चित्रण विषय था। जो कांगड़ा शैली है, जो कांगड़ा शैली, तो ये याद रखिए, कांगड़ा शैली कहाँ चली थी? हिमाचल प्रदेश में चली थी, हिमाचल प्रदेश में चली थी। तो कांगड़ा का मुख्य चित्रण विषय क्या था? तो याद रखिएगा, प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हरिश्चंद्र ने गुलेर राज की नींव कब रखी थी? हरिश्चंद्र जो थे, ये गुलेर राज की नींव कब रखी थी? गुलेर कहाँ चली थी? हिमाचल प्रदेश में चली थी। और हरिश्चंद्र ने गुलेर राज की नींव कब रखी थी? 1605 में, 1618 में, 1405 में, क्या हो जाएगा? तो हरिश्चंद्र ने गुलेर राज की नींव याद रखिएगा 1405 में इन्होंने रखा था, इसलिए याद रखिएगा 1405 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसौली वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? एक बहुत बार आप लोग को हम बताते हैं, बसौली शैली याद रखिएगा, ये कहाँ चली थी? जम्मू में चली थी। बसौली शैली जो है पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली भी है, ठीक है, प्राचीन शैली है, और सबसे श्रेष्ठ शैली जो है पहाड़ी का कांगड़ा शैली है। तो बसौली वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत है? तो जम्मू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेपोलियन कलाकार का संबंध किस चित्र शैली से रहा? जो नेपोलियन कलाकार जो है, किस जो है इनका जो है संबंध किस शैली से? कश्मीर शैली से, चंबा शैली से, अलवर शैली से, कांगड़ा शैली। तो नेपोलियन कलाकार याद रखिए किस शैली कलाकार है? अलवर शैली याद रखिए, क्या हो जाएंगे? अलवर शैली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जयपुर शैली के अंतर्गत निर्मित रसमंडल नामक भित्ति चित्र किस हवेली से संबंधित है? तो जयपुर शैली की बात हो रही है, जयपुर शैली के अंतर्गत निर्मित रसमंडल नामक भित्ति चित्र किस हवेली से संबंधित है? तो याद रखिए, क्या हो जाएगा? जयपुर शैली के अंतर्गत रसमंडल का भित्ति चित्र जो है किस हवेली से संबंधित है? तो पुंडरी की हवेली याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली के अंतर्गत रात्रिकालीन दृश्य की मुख्य रूप से चित्रित किया गया है? किस शैली के अंतर्गत जो है रात्रिकालीन दृश्य की मुख्य रूप से चित्रित किया गया है? तो रात्रिकालीन दृश्य जो है मुख्य रूप से चित्रित किया मुगल शैली, ईरानी शैली, किशनगढ़ शैली और चंबा शैली। तो रात्रिकालीन दृश्य के लिए याद रखिए, क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली याद रखिएगा। किशनगढ़ शैली जो मारवाड़ की उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा केसरी सिंह का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से रहा है? तो राजा केसरी सिंह की बात हो रही है कि राजा केसरी सिंह का जो संबंध निम्न में से किस शैली से रहा है? अलवर शैली, बीकानेर शैली, उनियारा शैली, बूंदी शैली, क्या हो जाएगा? राजा केसरी सिंह का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से रहा? तो याद रहे कि राजा केसरी सिंह जो है आपके बीकानेर शैली, बीकानेर शैली जो है आपके मरवाड़ शैली का है, मरवाड़ शैली का ही है उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन मुगल शासक एक कुशल बीना वादक थे? तो इनमें से बताना आपको कौन सा मुगल शासक जो था ये क्या है? कुशल बीना वादक भी था। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो कौन सा ऐसे मुगल शासक जो है एक बीना बजाते थे? तो बीना याद रखिए कौन हो जाएंगे? बीना बजाते कौन थे? औरंगजेब बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वल्चर एंड ग्रिफिन नमक पुस्तक किस नमक प्रसिद्ध चित्र किस मुगलियन कलाकार का है? ये भी पुस्तक मतलब ये चित्र कई बार पूछा गया आप लोग से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वल्चर एंड ग्रिफिन चित्र याद रखिएगा, ये मंसूर बना है, ठीक है, मंसूर हो जाएंगे। मंसूर किसके समय के कलाकार थे? तो जहांगीर के समय के हो जाएंगे। अबुल हसन भी जहांगीर के हो जाएंगे। दसवंत जो अकबर के हैं, बिशन दास जो है ये जहांगीर के समय के कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिस्किट फायरिंग का संबंध है, ठीक है, बिस्क फायरिंग या बिस्किट फायरिंग का संबंध है ब्रॉन्ज कास्टिंग से, टेराकोटा से, सिरेमिक से, क्ले मॉडलिंग से। तो बिस्किट बिस्किट फायरिंग याद रखिएगा टेराकोटा से संबंधित हो, हाँ, टेराकोटा से संबंधित हो जाएगा, ठीक है।
टेराकोटा नहीं होंगे, ठीक है, क्या होंगे? बेसिक फायरिंग याद रखिए, क्या हो जाएगा? सिरेमिक हो जाएगा, सिरेमिक से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली के अंतर्गत मुख्यतः किस रंग का पूर्ण परित्याग किया गया था? तो पाल शैली की बात हो रही है कि पाल शैली में जो है, पाल शैली के अंतर्गत मुख्यतः किस रंग का पूर्ण परित्याग किया गया था? मतलब कौन ऐसा कलर है जिसमें पाल शैली में पूरी तरह से क्या किया था? त्याग कर दिया गया था, यूज नहीं किया गया था। क्या है? लाल रंग का, पीला रंग का, काला रंग का, सुनहरे रंग का। तो याद रखिएगा, सुनहरे रंग का जो है पाल शैली में एकदम यूज नहीं किया गया था, पूरी तरह से पूर्ण त्याग दिया गया था। लेकिन सुनहरे रंग का जो यूज सर्वाधिक जो हुआ था वो किसमें हुआ था? जैन शैली में हुआ था। पाल शैली वाले ने यूज नहीं किया और जैन शैली वाले ने सबसे ज्यादा यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जौनपुर से प्राप्त 16 अक्षरों वाली 1467 ईस्वी के कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? साराभाई, नवाब संग्रह अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, राष्ट्रीय संग्रहालय मुंबई, पोल्को ज्ञान भंडार मुंबई। तो क्या हो जाएगा? तो जौनपुर से प्राप्त, ठीक है, 16 अक्षरों वाली 1467 ईस्वी की बात हो रही है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो पोल्को ज्ञान भंडार, क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? पोल्को ज्ञान भंडार मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास कुंडली पट में कुल कितने चित्र संकलित हैं? अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास कुंडलित पट में कुल कितने चित्र संकलित है? तो ये बसंत विलास जो है, ये कुंडली पट में कुल कितने चित्र हैं? 79 है। ये कहाँ से मिला है? अहमदाबाद गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन ग्रंथों में नेमिनाथ नेमिनाथ तीर्थंकर का रंग बताइए। ठीक है, 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर में पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, ठीक है, और 23वें जो है पार्श्वनाथ, 24वें जो है आपके आपके महावीर स्वामी है। नेमिनाथ 22वें नंबर के हैं, ठीक है। और जैन धर्म के में, जैन ग्रंथों में नेमिनाथ जो है तीर्थंकर का प्रतीक रंग आपको बताना है, तो नेमिनाथ का जो है याद रखिए काला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध ग्रंथ लॉर्ड चंद्रा का रचनाकार किस राजवंश से संबंध रखता है? लॉर्ड चंद्रा का संबंध जो है किस राजवंश से रहा है? गुलाम वंश, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो लॉर्ड चंद्रा की याद रखिए तुगलक वंश से संबंधित, तुगलक जो है सल्तनत काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के ही शासक थे। कागज पर लिखित व चित्रित भारत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें समस्त जैन तीर्थंकरों की जीवनी जीवनी भी प्राप्त होती है। तो कागज पर लिखित, कागज भारत में कब आई थी? 1350 में, यानी 1430 ईस्वी में। और उस समय कौन सी शैली चल रही थी? द जैन शैली चल रही थी। तो जैन वाले ने जो है जैन शैली में कागज का जो चित्रण हुआ था कागज पे, तो कागज पर लिखित व चित्रित भारत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें समस्त जैन तीर्थंकरों को जीवनी प्राप्त होता है। तो याद रखिए कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जो है ये 1380 में लिखा, मतलब चित्रित हुआ था, ठीक है। यह भी 14वीं शताब्दी हो जाएगा, 1380 14वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अभ्रंश शैली से संबंध नहीं रखता है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो अभ्रंश शैली से संबंधित नहीं रखता है? तो क्या हो जाएगा? पांडुचरित, बोधिचार्य व्रत, अंगसूत्र, बाल गोपाल स्तुति।
तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो अभ्रंश शैली से संबंध नहीं रखता है? तो बोधिचर्या व्रत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन शैली को सबसे उपयुक्त नाम अभ्रंश शैली देने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? जो जैन शैली को जो है अभ्रंश शैली जो है नाम जो है किस विद्वान ने दिया है? कौन से हैं? एनसी मेहता है, पर्सी ब्राउन है, अनंत कुमार स्वामी है। तो जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम देने का काम कौन किया था? इनमें से कोई नहीं। कौन नाम दिया था? राय कृष्ण दास। ठीक है, राय कृष्ण दास जो है ये जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राय कृष्ण दास जो है लेखक है, कला समीक्षक है, और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वाराणसी से संबंध रखते हैं। एनसी मेहता जो है अभ्रंश शैली के गुजराती शैली बोले थे, पर्सी ब्राउन जो है गुज्जर शैली बोले थे जैन शैली को, और अनंत कुमार स्वामी जो है पश्चिमी भारतीय शैली बोले थे जैन शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक माना जाता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें नंबर के तीर्थंकर है। और इनका रंग कौन सा है 23वें तीर्थंकर का? तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ का रंग जो है नीला रंग है। प्रतीक पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो पार्श्वनाथ याद रखिएगा सर्प हो जाएगा पार्श्वनाथ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन धर्म के अंतर्गत कुल कितने तीर्थंकर है? जो जैन धर्म के अंतर्गत कुल कितने तीर्थंकर है? 22 है, 23 है, 24 है। ठीक है, तो जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर है, ये भी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम जैन संगीतिया का आयोजन 300 ईसा पूर्व में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीतिया जो है कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और पाटलिपुत्र में उस समय शासक कौन था? तो याद रखिए कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उन्हीं के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीतिया हुई थी, और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो भद्रबाहु सभाकर्मी महाकश्यप तो जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था उसमें थे स्तूरभद्र। तो प्रथम जैन संगीतिया याद रखिएगा, जैन धर्म के टोटल कितनी संगीतियां हुई थी? 2। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था स्तूरभद्र के अध्यक्षता में, दूसरा जो गुजरात में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध जैन अनुयायी शासक खारवेल का संबंध निम्न में से किस राजवंश से रहा है? तो प्रसिद्ध जैन अनुयायी शासक खारवेल का संबंध निम्न में से किस राजवंश से रहा? तो हरेक वंश, सुंग वंश, मौर्य वंश, चंदेल वंश। तो खारवेल जो है किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध जैन अनुयायी शासक खारवेल का संबंध निम्न में से किस राजवंश से रहा? सुंग वंश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु किस वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, रिजुपलिका के जो नदी के किनारे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कितने वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु? 69, 70, 72, 85। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनके रंग कौन से रंग है? पीला रंग है, प्रतीक शेर हो जाएगा। और कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई? तो 72 वर्ष की उम्र में हुई थी। 24वें तीर्थंकर थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंचशील सिद्धांत का संबंध किस धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से? क्या हो जाएगा? पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? पंचशील का सिद्धांत का संबंध जो किस धर्म से माना जाता है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से माना जाता है। पंचशील का सिद्धांत जो है किसने दिया था? बौद्ध धर्म से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ ये दिया जा रहा है आप लोग को। 6 मंथ वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 13,200 की जगह पे जो है 16,500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात करते हैं तो 116 है, जो 116 है, 16 की जगह पे जो है 130 हो गए हैं इसमें। टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन के 50 मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन के। मॉडल पेपर 55 जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 ओल्डियर पेपर है और 14 ग्राफिक कला, टोटल 130 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। प्राइस भी बहुत कम रखा गया आप लोगों के लिए, 439 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और यूपी टी ग्रेड का पेपर है।
भारत में लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत किससे मानी जा सकती है? तो भारत में लघु चित्रण परिपाटी की बात हो रही है कि शुरुआत जो है किससे मानी जाती है, चाहे लघु पूछे चाहे पोथी पूछा जाए आप लोग से, किससे माना जाएगा? बिहार शैली से, जैन शैली से, अब पश्चिमी भारतीय शैली से, दक्षिणी शैली। जैन शैली को क्या बोलते हैं? पश्चिमी भारतीय शैली बोलते हैं। दक्षिणी शैली मुगल के समकालीन चली थी। तो भारत में लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत याद रखिएगा किस शैली से चली थी? पाल शैली को से चली थी, पाल शैली से चली थी। और पाल शैली ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? तो याद रखिए बिहार शैली। बिहार शैली को पाल शैली का को ही बिहार शैली के नाम से जाना जाता है। बिहार शैली किसने बोला था? तो हेलन रूसो करके कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है पाल शैली को बिहार शैली बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भित्ति चित्रण की परंपरा नींव में से किस समय काल से कमजोर पड़ने लगी थी? तो भित्ति चित्रण की परंपरा नींव में से किस समय काल से कमजोर पड़ने लगी थी? 6ठी शताब्दी, 7 से, 8 से, उपयुक्त में से सभी से। तो भित्ति चित्रण की परंपरा नींव में से किस समय काल से कमजोर पड़ने लगी? तो 7वीं शती याद रखिएगा। 7वीं शती ईस्वी के बाद से जो है भित्ति चित्रण की परंपरा कमजोर पड़ने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली का संबंध मुख्यतः किस धर्म से माना जाता है? पाल शैली का संबंध जो मुख्यतः किस धर्म से माना जाता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाल शैली का संबंध मुख्यतः किस धर्म से माना जाता है? तो पाल शैली का संबंध याद रखिएगा बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो पाल शैली का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र क्या हो जाएगा? बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल, ये तीनों तो पाल शैली का है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पाल शैली का नहीं। तो पाल शैली का 3 केंद्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल, लेकिन तीनों में से कौन सा मुख्य है? बंगाल, क्योंकि पाल शैली बंगाल में ही चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्रों में किसका अनुसरण किया गया है? तो पाल शैली के चित्रों में जो किसका अनुसरण किया जाता है? अजंता, एलोरा, बादामी, सिंधु का, ठीक है। तो पाल शैली याद रखिएगा अजंता का अनुसरण किया जाता है, क्योंकि पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने, मतलब बुद्ध से, मतलब बुद्ध भगवान से चित्र बनी है, ठीक है। बुद्ध भगवान के चित्र बनते थे, बुद्ध तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र यहाँ पे बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस शासक का काल पाल चित्रकला के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो निम्न में से किस शासक के काल का जो है पाल चित्रकला का जो है चित्रकला के सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, विग्रहपाल। तो सबसे श्रेष्ठ की बात हो रही है कि सबसे श्रेष्ठ याद रखिएगा किसके समय में बने थे? तो देवपाल याद रखिएगा। और सर्वाधिक जो है महिपाल के समय में बनी थी, सर्वाधिक जो महिपाल के समय में बनी थी ज्यादा, और सर्वश्रेष्ठ जो है देवपाल के समय में बनी थी। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ याद रखिएगा, और सर्वाधिक, सर्वाधिक जो महिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल स्थित उदानपुरी बौद्ध मठ का संस्थापक माना जाता है? धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, गोपाल। पश्चिम बंगाल में स्थित उदानपुरी बौद्ध मठ का संस्थापक माना जाता है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? देवपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तंखा थंखा शैली का विश्व विख्यात केंद्र माना जाता है? तंखा कोई थंका बोलते हैं, ये विश्व विख्यात केंद्र माना जाता है नेपाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या तिब्बत। तो तंखा थंखा भारत में कहाँ पे चली थी? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अलग क्वेश्चन बनेंगे, और तंखा थंखा कहाँ की है तो ये अलग बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा तंखा थंखा शैली विश्व विख्यात केंद्र माना जाता है तिब्बत के, ठीक है। भारत में कहाँ है तंखा थंखा? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर मध्य काल की सर्वप्रमुख चित्र शैली मानी जाती है? तो उत्तर मध्य काल की बात हो रही है, उत्तर मध्य काल की सर्वप्रमुख चित्र शैली मानी जाती है, क्या हो जाएगा? तो उत्तर मध्य काल की सर्वप्रमुख शैली चित्र शैली मानी जाती है अभ्रंश शैली, याद रखिएगा अभ्रंश शैली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिहार तक प्रसार होने के कारण पाल शैली को बिहार शैली नाम किसने दिया था?
पाल शैली को बिहार शैली को भी नाम से भी जाना जाता, जैसा कि जैन को अपभ्रंश के नाम से जाना जाता, पश्चिमी भारतीय शैली, गुज्जर शैली, गुजराती शैली के नाम से जाना जाता है, जैन शैली। उसी तरह जो है पाल शैली को जो है पाल से बिहार तक प्रसार होने के कारण जो पाल शैली को जो बिहार शैली नाम किसने दिया था, तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, हेलन रीडूसो हो जाएंगे। ठीक है, हेलन रूडूसो जो है पाल शैली को बिहार शैली के नाम से संबोधित किए थे। दीवार पर चित्रण के पश्चात मानव ने चित्रण हेतु किस धरातल को उपयुक्त समझा। तो दीवार पे चित्रण की बात हो रही है कि दीवार पर चित्रण के पश्चात मानव ने किस चित्रण हेतु किस धरातल को उपयुक्त समझा। तो दीवार पर चित्रण के पश्चात मानव ने चित्रण हेतु किस धरातल को उपयुक्त समझा, तो तारपत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल शैली का प्रसिद्ध ग्रंथ गंधव्यूह वर्तमान में कहाँ संग्रहित है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन, रोलिक संग्रहालय कुल्लू, भारत कला भवन वाराणसी, बोस्टन संग्रहालय अमेरिका। तो क्या हो जाएगा, पाल शैली के प्रसिद्ध ग्रंथ गंधव्यूह का वर्तमान संग्रह बताना है। तो गंधव्यूह जो है कहाँ पे है, रोलिक संग्रहालय कुल्लू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाल वंश की राजधानी ज्ञात करें। पाटलिपुत्र बिहार, मगध, राढ़ और गौड़ बंगाल। तो पाल वंश की राजधानी क्या हो जाएगा, तो पाल वंश की राजधानी याद रखिएगा राढ़ बंगाल याद रखिएगा। पाल वंश की राजधानी क्या है, राढ़ बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपभ्रंश शैली में चित्रित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण धरातल ज्ञात करें। अपभ्रंश शैली में चित्रित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण धरातल ज्ञात करें। तारपत्र है, कापड़ा है, कागज है, भित्ति है। क्या हो जाएगा, तो अपभ्रंश शैली में चित्रित बाल गोपाल स्तुति का चित्रण धरातल ज्ञात करिए। क्या हो जाएगा, तो बाल गोपाल स्तुति जो है अपभ्रंश शैली में कागज पे बनी है, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, पाल वंश की राजधानी जो है ऑप्शन के हिसाब से तो राढ़ बंगाल हो जाएगा। ठीक है, पहले राढ़ बंगाल में था, बाद में जो पाल राजधानी जो है आपकी मुंगेर हो गया था, मुंगेर बिहार। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में अगर नहीं है मुंगेर बिहार तो राढ़ कर दीजिएगा, और अगर ऑप्शन में नहीं है तब अगर रहेंगे तो आपको ये करना है मुंगेर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अपभ्रंश शैली में चित्रित बसंत विलास कुंडली पट का वर्तमान संग्रह ज्ञात करें। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, फियर आर्ट गैलरी वशीकटन, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल। अपभ्रंश शैली में चित्रित बसंत विलास कुंडली पट का वर्तमान संग्रह बताइए। तो क्या हो जाएगा, बसंत विलास जो है कहाँ पे है, फियर आर्ट गैलरी वशीकटन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, परवर के आकार के आंखें किस शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। तो परवर के आकार की बात हो रही है कि परवर के आकार की जो आंखें होती है किस शैली की प्रमुख विशेषता, पाल शैली, अपभ्रंश शैली, मुगल शैली, मालवा शैली। तो परवर के आकार की आंखें याद रखिएगा अपभ्रंश शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गायों को चराता चौराहे शैलचित्र निम्न में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है। तो गायों को चराता चौराहे जो शैलचित्र है निम्न में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो गायों को चराता चौराहे याद रखिए किस शैली से संबंधित है, पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पे आपके, मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी में कितनी गुफा है, 50 है। पचमढ़ी की खोज कौन किया था, 1932 में जो है
कौन किया था? G.R. हंटर ने किया था, ठीक है। और 1936 में कौन किया था? 1936 में जो है जी G.R. हंटर जो है जो 1932 में खोजे थे। और चित्रों की खोज जो है D.H. गार्डन ने किया था, ठीक है। यहाँ पे D.H. गार्डन कर लीजिएगा। 36 में D.H. गार्डन, ठीक है। तो गायों को चौराहे शैलचित नीम में से किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त होता है? पचमढ़ी हो जाएंगे। निम्न कालों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले पाषाण युग कर लीजिएगा, पाषाण युग हो जाएगा। पाषाण के बाद ताम्र युग आया था, और ताम्र से जो है आपके पता ही है, गुंजरिया मध्य प्रदेश से 424 ताम्र मिले थे, ठीक है। उसके बाद में कांस्य युग आया, फिर लोह युग, वैदिक काल, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी कर लीजिएगा। सिंधु क्षेत्र कोटदीजी का उत्खनन निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा किया गया था? यज्ञदत्त शर्मा, फजल अहमद, रंगनाथ राव, दयाराम सैनी। जो कोटदीजी है, कोटदीजी कहाँ पे है आपके? कोटदीजी पाकिस्तान में है। और इसकी उत्खनन किसने किया है? तो कोटदीजी का उत्खनन याद रखिएगा, फजल अहमद हो जाएंगे, ठीक है। और कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ज्ञात करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? क्यूनिफॉर्म, पिक्टोग्राफ, हीरोग्लिफिक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि याद रखिएगा, कौन हो जाएगा? पिक्टोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिक्टोग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है मृदभान से, मूर्तियों से, चित्रकारी से, उपयुक्त में से पुरातात्विक उत्खनन से। तो सिंधु घाटी की सर्वाधिक जानकारी जो है पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वैदिक काल के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। जो वैदिक काल में जो है सर्वोच्च देवता माने जाते हैं, अग्नि को, विष्णु को, मुरुगन स्वामी को, इंद्रदेव को। तो वैदिक काल में जो सर्वोच्च देवता याद रखिए किसको मानते हैं? इंद्रदेव को। पहले नंबर पे इंद्र को रखिएगा और दूसरे नंबर पे अग्नि को माना जाता था, ठीक है। तो इंद्रदेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा के किस चित्रित खंड में यूनानी रथों के समान भवन चित्रित किए गए हैं? तो जोगीमारा जो है, इस जोगीमारा पूरी तरह से प्राकृतिक गुफा है, लेकिन इसमें भित्ति चित्र कौन बनवाया था? 300 ईसा पूर्व में जो है कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था 300 ईसा पूर्व में। भित्ति चित्र सबसे पहले जोगीमारा में ही बना था, जैन धर्म से संबंधित बना था। लेकिन जोगीमारा के किस चित्रित खंड में यूनानी रथों के समान भवन चित्रित किए गए हैं? क्या हो जाएगा? तो यूनानी रथों के समान भवन याद रखिए, कहाँ हो जाएगा? सप्तम में चित्रित किया गया। सप्तम मतलब 7वें खंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध ग्रंथ कैव टेम्पल ऑफ अजंता, प्रसिद्ध ग्रंथ कैव टेम्पल ऑफ अजंता के रचनाकार माने जाते हैं ग्रिफिथ्स महोदय, लेडी हरिंगम, जेम्स बर्गर, लेफ्टिनेंट ब्लैक। क्या हो जाएगा? तो प्रसिद्ध ग्रंथ केव टेम्पल ऑफ अजंता किसकी है? जेम्स बर्गेस, याद रखिएगा, जेम्स बर्गेस हो जाएगा केव टेम्पल ऑफ अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत नमक प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में प्रसिद्ध है? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत नमक प्रसिद्ध चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? तो याद रखिएगा ईरानी राजदूत जो है गुफा संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम निम्न में से किस कलाकार ने बनाया था? बाघ गुफा के चित्र की बात हो, बाघ गुफा बागनी नदी किनारे है, मध्य प्रदेश में है, 9 गुफाएं है इसमें, ठीक है। और महायान से संबंधित है, गौतम बुद्ध से मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है,
तो बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम निम्न में से किस कलाकार ने निर्मित किया था? सर्वप्रथम बाघ गुफा की प्रतिलिपियां 1920 में बनी थी। और कौन बनाया था? तो मुकुल चंडे बनाए थे। मुकुल चंडे जो ऐसे कलाकार है जो भारत में क्या लाए थे? इचिंग पद्धति जो है मुकुल चंडे ही लाए थे। तो बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम निम्न में से किस कलाकार ने निर्मित किया था? मुकुल चंडे हो जाएंगे। मुकुल चंद जो बंगाल के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं? तो बंगाल के हैं। जन्म जो है इनका 1895 में ही हुआ था, ठीक है, और ग्राफिक कलाकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिगरिया गुफा के चित्रण कार्य में मुख्यतः किस चित्रण विधा का प्रयोग किया गया है? सिगरिया गुफा के चित्रण कार्य में मुख्यतः किस चित्रण विधा का प्रयोग किया गया? फेस्को, सेस्को, फेस्को बोनो, फेस्को श्रीग्रिफिटो टेम्परा, क्या हो जाएगा? तो सिगरिया गुफा 5वीं सदी में बनी थी, श्रीलंका में, ठीक है, और मुख्यतः किस चित्रण विधा से प्रयोग किया गया? तो फेस्को में फेस्को बोनो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंगलेश का अभिलेख बादामी की किस संख्या गुफा से प्राप्त होता है? मंगलेश का अभिलेख जो है बादामी के किस संख्या गुफा से प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो मंगलेश का अभिलेख जो है बादामी के किस गुफा से प्राप्त होता है? तो क्या हो जाएगा? चतुर्थ, याद रखिएगा, चतुर्थ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलोरा की गुफा संख्या 33, 33 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 33 को जो है एलोरा की गुफा संख्या 33 को किस नाम से जाना जाता है? दशावतार गुफा गुफा संख्या 15 को बोलते हैं। सीताहरणी गुफा गुफा संख्या 19 को बोलते हैं। इंद्र सभा गुफा संख्या 32 को बोलते हैं। जगन्नाथ सपा जो 29 गुफा संख्या 33 को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एलिफेंटा गुफा से प्राप्त त्रिमूर्ति का उत्कीर्णन किया गया। त्रिमूर्ति जो है इसकी साइज जो है, इसकी साइज जो है याद रखिएगा 18 गुने 24 फीट है, ठीक है, 18 गुना 24 फीट हो जाएगा। और ये जो है बेसाल्ट पत्थर का यूज किया गया है, बेसाल्ट नहीं है तो आप ग्रेनाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एलिफेंटा गुफा त्रिमूर्ति बेसाल्ट पत्थर या ग्रेनाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतनवासन गुफा को सीतनवासन गुफा को पांड चित्रकला केंद्र किस विद्वान ने कहा था? ईबी हैबल, डॉक्टर शिवराम मूर्ति, अनंत कुमार स्वामी, ओसी गांगुली। तो सीतनवासन गुफा को जो है पांड्य चित्रकला नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर शिवराम मूर्ति, याद रखिएगा, डॉक्टर शिवराम मूर्ति ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न से कौन सी ऐसी प्राचीनतम गुफा है जहां पर चित्रकला का कोई भी व्यापक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है? एलोरा गुफा, जनता गुफा, सिगरिया गुफा, एलिफेंटा गुफा। तो निम्न में से कौन सी ऐसी प्राचीनतम गुफा है जहां पर चित्रकला का कोई भी व्यापक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है? तो एलिफेंटा गुफा में चित्रकला का साक्ष्य नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। 57 फीट, 67 फीट, 57 फीट, 23.8 फीट। तो सरबन बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा 57 फीट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर मध्य काल में अन्न किस नाम से जाना जाता है? उत्तर मध्य काल को अन्न किस नाम से जाना जाता है? साहित्य काल, वीरगाथा काल, चरण काल, उपयुक्त में से सभी। तो उत्तर मध्य काल को अन्न किस नाम से जाना जाता है? तो उपयुक्त में से सभी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ, ये प्रैक्टिस पेपर है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें जितने भी ऑल इंडिया में जो भी अभी तक कला से एग्जाम हुए हैं, सारा पेपर आपको इसी एक ही टेस्ट में दे दिया गया है। और इसमें टोटल टेस्ट 350 दिया गया है। और क्वेश्चन की बात करते हैं तो 3500 प्लस क्वेश्चन है। क्या क्या मिलेंगे इसमें? सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे टेस्ट, मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं इसमें, ऑल एग्जाम ओडीआर पेपर मिल रहा है। प्राइस की बात करते हैं तो 799 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाउद्दीन की छोटी कचहरी में निर्मित चित्र किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? अल्लाउद्दीन की छोटी कचहरी में निर्मित चित्र किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? पाल, अजंता, जैन, मालवा, क्या हो जाएगा?
तो अलाउद्दीन की छोटी कचहरी में निर्मित चित्र किस चीज से संबंध रखते हैं? जैन शैली, याद रखिएगा। जैन शैली 11 से 15वीं शताब्दी तक चली थी, गुजरात राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीम को पहचाने नीलमणि दास, गोपाल दास, धीमान और बलराम दास। तो भीम इनमें से कौन कौन इनमें से एक अलग है, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, नीलमणि, गोपाल दास, बलराम दास ये जैन धर्म के कलाकार हैं, मतलब अपभ्रंश शैली कलाकार है। धीमान जो है पाल शैली के हैं, तो अलग हो जाएंगे यानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो भविष्यवादी कला आंदोलन कहाँ चली थी? 1909 से 10 तक चली थी। और कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी। और भविष्यवादी आंदोलन का घोषणा पत्र कौन लिखा था? तो मोरी नेत्री ने लिखा था। ठीक है, मोरी मारी नेत्री, याद रखिएगा। चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिकीकरण देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? तो चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिकीकरण देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? क्या हो जाएगा? चोलकालीन मूर्ति शिल्प को आधुनिक रूप देने कैसिस फर्नीकर, पीवी जानकीराम, एस धनपाल, कोई नहीं। तो पी एस धनपाल जो है कैसियस फर्नीकर के बेटे हैं ये। और चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिकीकरण देने का काम जो है ये एस धनपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली के वर्तमान निदेशक कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली का स्थापना 1954 में हुआ था। जब इसकी स्थापना हुआ था, प्रथम निदेशक कौन थे? मुकुल चंद डे थे, जो भारत में क्या पहले प्रथम ईचिंग कलाकार के लिए जाने जाते हैं। मुकुल चंद डे प्रथम थे। वर्तमान में कौन है यहाँ पे? तो डॉक्टर संजीव किशोर गौतम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत फ्यूजिस्ट कलर थ्योरी ऑफ आविष्कारक निम्नांकित में से किसने किया था? तो भौतिक वैज्ञानिक रंग सिद्धांत फ्यूजिस्ट कलर थ्योरी ऑफ आविष्कार निम्नलिखित में किसने किया था? तो न्यूटन, याद रखिएगा। क्वेश्चन है एलटी ग्रेड में आया था। और यहाँ पे 1666 में जो है इन्होंने खोजा था न्यूटन ने, और इसी को सही किया गया 1666 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता है? तेल रंग में, जल रंग में, टेम्परा में, पेस्टल में। तो निम्नलिखित में से किसमें बंधक का प्रयोग नहीं होता है? तो बंधक का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो पेस्टल रंग में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से एक श्रमिक पॉटरी कलाकार की पहचान कीजिए। श्रमिक पॉटरी कलाकार की पहचान कीजिए। राघव कनेरिया, ज्योति भट्ट, अनुपम सिंह, सरदार गुरुचरण सिंह। तो निम्नलिखित में से एक श्रमिक पॉटरी कलाकार की पहचान करिए। तो श्रमिक कौन हो जाएंगे? राघव कनेरिया मूर्तिकार हैं, ज्योति भट्ट छापा कलाकार हैं, अनुपम सूद छापा कलाकार हैं, और सरदार गुरुचरण जो है आपके ये पॉटरी कलाकार के लिए जाने जाते हैं। कलमकारी कला का संबंध है, कलमकारी ये आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, कलमकारी आंध्र प्रदेश, फुलकरी जब आएगा तो पंजाब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन ग्लास विंडोज का संबंध है। स्टोन ग्लास विंडोज का संबंध है गोथिक से, रोमानस कला से, पूर्ण जागरण कला से, मसीही कला से। तो स्टोन ग्लास जो है याद रखिए गोथिक कला से। गोथिक कला जो है 12 से 13वीं शताब्दी चली थी, फ्रांस में चली थी। और रोमानस कला जो है 11 से 12 चली थी, ये भी फ्रांस में चली थी। पूर्ण जागरण कला जो इटली में चली थी, 14 से 16वीं शताब्दी तक चली थी, इटली में चली थी ये। ठीक है, और मसीही कला जो है ये भी इटली में चली थी। और एक इटली मतलब ये मसीही कला बोले तो वैजेंटाइन कला की बात हो रही है। ठीक है, वैजेंटाइन कला भी जो है आपके 4 से 15वीं शताब्दी तक चली थी। कहाँ चली थी? इटली में चली थी। तो स्टोन ग्लास विंडोज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, टी स्क्वायर क्या है? साधारण पट्टी, समांतर रेखा खींचने का यंत्र, वक्र रेखा खींचने का यंत्र, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर क्या होता है? तो समांतर रेखा खींचने की यंत्र। टी स्क्वायर क्या होता है? समांतर रेखा खींचने का यंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
सिंपोजियम, ये ग्रंथ बहुत फेमस है, पूछा भी जाता है। सिंपोजियम रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सिंपोजियम और रिपब्लिक दो ग्रंथ जो है ये किसकी है? दोनों ग्रंथ सेंट अगस्टीन है, अरस्तु है, प्लेटो है, हर्बर्ट रीड है। तो सिंपोजियम और रिपब्लिक याद रखिए किसकी ग्रंथ है? प्लेटो की। प्लेटो हो जाएंगे। प्लेटो का जन्म जो 427 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। प्लेटो किस लिए फेमस है? दार्शनिक और लेखक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियता का शिल्पकार कौन है? पियता मूर्ति है, ठीक है, और इसके शिल्पकार कौन है? माइकल एंजेलो, राफेल, विंची, हुसैन। तो पियता याद रखिए किसकी है? ये माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गुजरात की पिथौरा लोक कला का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो गुजरात में जो पिथौरा पिथौरा लोक कला कहाँ की है? तो गुजरात की, याद रखिएगा ये गुजरात की है, गुजरात की है। तो गुजरात की पिथौरा लोक कला का संबंध प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? राठवा जनजाति, मलार कलाकार जनजाति, गोंड आदिवासी, भील। भील आपके राजस्थान से संबंधित है, गोंड मध्य प्रदेश से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राठवा, पिथौरा राठवा जनजाति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल चित्रशैली का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के काल में माना जाता है? तो मुगल चित्रशैली की बात हो रही है, चित्रशैली या चित्रकला का स्वर्णकाल की बात हो रही है। तो किस मुगल काल से माना जाता है? अकबर, बाबर, जहांगीर। तो मुगल चित्रशैली की बात हो रही है या चित्रकला की बात हो रही है तो जहांगीर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध ग्रंथ, ये भी ग्रंथ बहुत पूछा जाता है, क्रिएटिव ऑफ जजमेंट। तो प्रसिद्ध ग्रंथ क्रिएटिव ऑफ जजमेंट के लेखक कौन हो जाएंगे? अरस्तु, प्लेटो, कांट, हेगल। तो कांट कर लीजिएगा। कांट एक दार्शनिक है, लेखक है, जन्म जो है 1724 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक नंगजीत हैं, समेश्वर है, राजा भोज है, श्री कुमार है। क्या हो जाएंगे? तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक याद रखिएगा राजा भोज हो जाएंगे, ठीक है, राजा भोज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध चित्र गोर्निका के निर्माता बताइए। गोर्निका का निर्माता पिकासो, रेम्ब्रा, राफेल, माइकल एंजेलो। तो गोर्निका कौन बनाया था? तो याद रखिए गोर्निका किसकी है? गोर्निका जो है 1938 में 37 में बनी थी। कब बनी थी गोर्निका? 1937 में बनी थी, ठीक है। और कौन बनाया था? पिकासो बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृ देवी, इसी का नाम मदर गॉडेस बोलते हैं। इसकी साइज क्या है? 22 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मातृ देवी मदर गॉडेस का माध्यम बताना है कांस, मृमयी, टेराकोटा, सल्फरी, फाइबर। तो मृमयी टेराकोटा कर लीजिएगा। भारतीय कला एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिनकी जन्म सदी वर्ष 2024 में मनाई गई है? एफ एन सूजा, के जी रामानुजन, एफ एन सूजा और एस एस राजा। तो भारतीय कला एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिनकी जन्म सदी वर्ष 2024 में मनाई गई? तो सूजा, एफ एन सूजा। एफ एन सूजा जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मरनासर राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये जो मरनासर राजकुमारी हमेशा पूछा जाता है अजंता किस गुफा में है? तो क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 16 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला में नवीन जागृति का पिता पूर्ण जागरण का प्रारंभकर्ता माना जाता है। भारतीय कला की बात हो रही है कि भारतीय कला में नवीन जागृति का पिता या पूर्ण जागरण का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? दिव्य प्रसाद चौधरी, एम एफ हुसैन, अमृता शेरगिल, अवनीनाथ टैगोर। तो अवनीनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन एक घनाभाकृति नहीं है? तो कौन एक घनाभाकृति नहीं है? ईंट है, डिब्बा है, पुस्तक है, सेव। तो देखिए तीनों घनाभ है, सेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समबाहु त्रिभुज के कोनों की प्राकृतिक होती है? तो समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है, समबाहु त्रिभुजों की प्राकृति होती है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। क्या हो जाएगा? तो समबाहु त्रिभुज के कोनों याद रखिएगा न्यून कोण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? के हेवन, अनुपम सूद, सचिंद्र नाथ बोस और सुकुमार, नंदलाल बोस और राम कुमार। तो सचिंद्र नाथ बोस और सुकुमार जो है सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्तखंड, व्यास, केंद्र, जीवा। तो जीवा कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 125 क्वेश्चन से जो है हम कोशिश किए हैं आपके 500 प्लस क्वेश्चन बताने का। ठीक है, और इसी तरह जो आप लोग हमारे साथ रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, मंडे टू सैटरडे, और रोज हम लोग 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखिएगा, 125 क्वेश्चन से प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ कई क्वेश्चन भी कराते हैं आप लोगों को, पूरी सिलेबस भी आपको राउट। कल से जो है आप लोग को जो है केवीएस का भी बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो केवीएस का बैच जो है आपके प्रैक्टिस भी चलेंगे और आपके डीपली जो भी सिलेबस के हिसाब से जो थ्योरी होंगे वो भी आप लोग को मिलेंगे, पूरे फ्री मिलेंगे। ध्यान रखिए, कोई पेड कोर्स हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी मिलेगा यूट्यूब से ही मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब से जिसको जुड़ना है जुड़ जाइए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट है, तो दोस्तों पेड टेस्ट के साथ साथ फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है अपन क्लास से। फ्री टेस्ट जो आपको यहीं पे मिलता है। ठीक है, टाइम जो है 4 से 6 बजे, मतलब 2 घंटे के लिए ही ओपन होता है फ्री टेस्ट, ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो आपकी मेरी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।